वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे रेक्टिफायर के बारे में, फुल वेव रेक्टिफायर। हम लोग ने जितने टाइप का रेक्टिफायर था उसको स्टडी कर चुके हैं। तो रेक्टिफायर क्या करता था, जो हम उसको इनपुट एसी सप्लाई देते थे उसको पल्सेटिंग डीसी में चेंज करता था, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता था। ये रेक्टिफायर हो गया। अगर रेक्टिफायर को हम एसी इनपुट देते हैं, एसी इनपुट देते हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं हम रेक्टिफायर को, तो ये डिवाइस क्या कर रहा है, हमको पल्सेटिंग डीसी दे रहा है। पल्सेटिंग डीसी मतलब डीसी के साथ इसमें कुछ एसी कंपोनेंट भी मौजूद है। डीसी के साथ हमको एसी कंपोनेंट भी कुछ मौजूद है, लेकिन हमको ये एसी कंपोनेंट नहीं चाहिए। एसी कंपोनेंट हमको नहीं चाहिए, कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये क्या करता है, जो मेरे डिवाइस है उसको हार्म करता है, उसको हानि पहुंचाता है। इसलिए हम क्या कहेंगे, एक फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे कि मेरे आउटपुट पे डीसी आउटपुट जो मिल रहा है पल्सेटिंग डीसी, इसके आउटपुट में कितना एसी कंपोनेंट मौजूद है। तो जो इसके आउटपुट में एसी कंपोनेंट जो मौजूद है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। इसी को रिपल बोलते हैं। और एक फैक्टर कंक्लूड करेंगे कि कितना रेक्टिफायर के आउटपुट में कितना एसी कंपोनेंट मौजूद है, और उसको बोलेंगे हम लोग रिपल फैक्टर। तो रिपल क्या है, हमको पता है कि रेक्टिफायर के आउटपुट में एसी कंपोनेंट के साथ साथ डीसी कंपोनेंट के साथ साथ एसी कंपोनेंट भी मौजूद होता है, और उस एसी कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। तो हम बोल सकते हैं कि रिपल क्या है, द एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन रेक्टिफायर आउटपुट इज कॉल्ड रिपल। तो आई एम गोइंग टू डिफाइन रिपल एंड रिपल फैक्टर। द रेक्टिफायर आउटपुट consists of AC component along with DC component. The AC component present in rectifier output is called ripple. So ripple is nothing but AC component present in rectifier output. This is harmful for our device, so it should be minimum. That means AC component in rectifier output should be minimum. तो हम लोगों ने क्या किया कि रेक्टिफायर के आउटपुट में कितना एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, हाउ मच कंपोनेंट ऑफ एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन रेक्टिफायर आउटपुट। टू नो दैट आई एम गोइंग टू डिफाइन अ फैक्टर विच इज कॉल्ड रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर क्या बताता है हमको कि रेक्टिफायर के आउटपुट में कितना एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसको ये बताता है रिपल फैक्टर। तो इट इज डिफाइंड एज
रेशियो ऑफ AC component present in rectifier output to the DC component of rectifier output. Component of the rectifier output. So ripple factor is nothing but it is a ratio of AC component to the DC component of the rectifier output. ये क्या है? एक रेशियो है किसके किसके बीच का? रेक्टिफायर के आउटपुट में जो AC कंपोनेंट प्रेजेंट है उसका और उसका जो DC कंपोनेंट है उसका। AC कंपोनेंट और DC कंपोनेंट का क्या है? रेशियो है। तो चलिए इसको कंक्लूड करते हैं। तो हमने डिफाइन किया रिपल फैक्टर टू नो द हाउ मच AC कंपोनेंट प्रेजेंट इन रेक्टिफायर आउट। तो रिपल फैक्टर इज इक्वल टू IAC। अगर हम करेंट को कंक्लूड कर रहे हैं, करेंट को देख रहे हैं, तो IAC अपॉन IDC। ये मेरा जनरल इक्वेशन है। चलिए अब जो हम लोग जनरली यूज करते हैं उसको देखेंगे वो कैसे आता है। तो यहाँ पे हमने इस पे ले लिया, ये क्या है? IAC, AC कंपोनेंट। ये रेक्टिफायर के आउटपुट में जो AC कंपोनेंट है उसको ये डिनोट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन रेक्टिफायर के आउटपुट में जो DC कंपोनेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो सम होगा, वेक्टर सम, ये जो ये IRMS को बताएगा, IRMS को बताएगा। तो हमको तो ये यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इससे हम क्या बता सकते हैं? IDC का स्क्वायर प्लस IAC का स्क्वायर इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर। ये रेक्टिफायर आउटपुट के लिए हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम IAC को अगर पता करें, IAC स्क्वायर इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर, और IAC को हम लोग निकाल लिए IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर। ये आके क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर इट हो जाएगा। तो हमारा जनरल डिफिनेशन कहता है कि IAC में IDC से हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमको रिपल फैक्टर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड IDC से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा रिपल फैक्टर हो जाएगा। तो हमने क्या किया? डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई IDC। तो IDC से हम क्या करें? दोनों तरफ हम क्या करें? डिवाइड करें, दोनों साइड में IDC से डिवाइड करें। तो यहाँ पे IDC, IAC अपॉन IDC हो गया। इस साइड क्या होगा? IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर रूट ओवर अपॉन IDC। अगर हम इसको भी रूट के अंदर लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे पे रूट डाल दे तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए उसको कर लेते हैं। तो IAC अपॉन IDC मेरा क्या हो गया? रिपल फैक्टर।
ये है आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर, अंदर करेंगे तो आई डी सी का स्क्वायर हो जाएगा और ऑल पे रूट चढ़ जाएगा। इसको क्या किए, रूट के अंदर लिए तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर रूट से बाहर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम रिपल फैक्टर को कंक्लूड करते हैं। तो रिपल फैक्टर क्या हुआ, आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का स्क्वायर। इस दोनों को क्या किए, अलग अलग सेपरेट कर लिए, तो ये आई डी सी स्क्वायर अपॉन आई डी सी स्क्वायर। ये नथिंग बट स्क्वायर। तो रिपल फैक्टर इज इक्वल टू आई आर एम एस अपॉन आई डी सी पे होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये मेरा रिपल फैक्टर का फॉर्मूला आया। दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रिपल फैक्टर ऑफ द रेक्टिफायर आउटपुट। तो ये मेरे रिपल फैक्टर को कंक्लूड करने के लिए एक हम लोगों ने फॉर्मूला फाइंड किया। कैसे फाइंड किया कि मेरा रिपल फैक्टर होता है आई ए सी अपॉन आई डी सी, जो रेक्टिफायर आउटपुट में प्रेजेंट है। तो आई डी सी यहाँ पे है, आई ए सी यहाँ पे है, इस दोनों को क्या करेंगे, अगर इसको फाइंड करेंगे तो ये आई आर एम एस मिलेगा। तो इस ट्रायंगल से हम लोगों ने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम से ये आई डी सी अपॉन आई प्लस आई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर, इसे आई ए सी को फाइंड किए और आई ए सी में आई डी सी से डिवाइड किए तो हमको क्या मिला, यही तो मेरा क्या है, ये रिपल फैक्टर है। यही तो बोल रहा है कि ये रिपल फैक्टर है, इसलिए इसको क्या कर दिए, इसको रिपल फैक्टर बता दिए हम, और रिपल फैक्टर इसको क्या किया, अंदर ले गए और यहाँ से हमने रिपल फैक्टर का एक फॉर्मूला फाइंड किया। अब हमारा टास्क क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमको क्या फाइंड करना है, रिपल फैक्टर फाइंड करना है कि किसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में ज्यादा एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में ज्यादा एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। तो हमको क्या चाहिए, जिस रेक्टिफायर के आउटपुट में कम एसी कंपोनेंट प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रीफर करेंगे, उसको ज्यादा यूज करेंगे। तो हम पता करेंगे कि कौन सा रेक्टिफायर ज्यादा हमारे लिए एडवांटेजियस है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर HWR। तो हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ कंक्लूड किए थे। जब हम लोगों ने इसके वेव फॉर्म को देखा था तो वहाँ पे हमने आई डी सी को फाइंड किया था, आई आर एम एस को फाइंड किया था। तो यहाँ पे आई डी सी क्या था, आई एम या आई मैक्स बोल सकते हैं, करेंट का मैक्सिमम वैल्यू, आई मैक्स अपॉन पाई था हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। और ये आई आर एम एस का वैल्यू क्या था, आई मैक्स अपॉन 2 था। ये हमको पहले से पता है, ये पता है। तो हम रिपल फैक्टर कंक्लूड करते हैं। तो रिपल फैक्टर क्या होता है, अभी फॉर्मूला डिफाइन किए, अभी फॉर्मूला क्या, आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का
होल स्क्वायर माइनस 1, ये है मेरा रिपल फैक्टर का फॉर्मूला जिसको हमने अभी निकाला है। तो यहाँ पे अब आई आर एम एस का वैल्यू रख दीजिए, आई डी सी का वैल्यू रख दीजिए। आप क्या पता कर पाएंगे? रिपल फैक्टर पता कर पाएंगे। आप बता पाएंगे कि इस हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में कितना एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, कितना एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो चलिए हम इसको पता कैसे कर सकते हैं। आई आर एम एस की जगह पर इतना रख दीजिए, आई मैक्स अपॉन 2, ये है मेरा आई आर एम एस का वैल्यू। यहाँ से पुट कर दीजिए। आई डी सी का वैल्यू पुट कीजिए, आई मैक्स अपॉन पाई, इसका क्या है? स्क्वायर है माइनस 1, इसका क्या है? माइनस 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? तो रिपल फैक्टर इज इक्वल टू पाई ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, पाई बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे आप पाई का वैल्यू रखिए 3.14, कैलकुलेशन कीजिए, पता कर पाएंगे आप क्या है कि रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है। तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1। तो हम डायरेक्ट रिजल्ट को लिखते हैं, आप लोग चाहे तो कैलसी से पता कर पाएंगे। तो रिपल फैक्टर क्या होगा? 1.21 आएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर 1.21 आएगा। दिस इज माय रिजल्ट। तो इसको आपको याद रखना है। एक तो जनरल ए फॉर्मूला को याद रखना है कि रिपल फैक्टर का फॉर्मूला कैसे आया। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला है पता, आप डेरिवेशन कर सकते हैं। और इस रिजल्ट को अपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या, इसको कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना रिपल फैक्टर होता है, तो 1.21 रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है। आप इसको क्या कीजिएगा, कैलसी से अपना सोल्व भी कर लीजिएगा चाहे तो इसको आपको याद रखना है। फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर रिपल फैक्टर इज इक्वल टू 1.21 यानी ये रिपल फैक्टर बता क्या रहा है? रिपल फैक्टर क्या होता है? आई ए सी अपॉन आई डी सी, यही होता है ना, यही होता है, यही बताया कि रिपल फैक्टर क्या होता है, यही होता है रिपल फैक्टर। तो ये रिपल फैक्टर बता क्या रहा है? 1.21 आई ए सी अपॉन आई डी सी 1.21। तो आई ए सी निकाले तो आई डी सी इंटू 1.21, यानी ये रिपल फैक्टर हम इतना कंक्लूड किए। बता हमको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि रेक्टिफायर के आउटपुट में डीसी का इतना पार्ट इतना टाइम्स एसी कंपोनेंट मौजूद है। जितना डीसी है उसका इतना पार्ट इसमें आईएसी प्रेजेंट है। तो हमको तो यही कंक्लूड करना था। अगर आपको आईडीसी पता है तो आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पे आईडीसी का वैल्यू रखेंगे, इसको आईएसी को कंक्लूड कर पाएंगे और कितना एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है रेक्टिफायर के आउटपुट में आप बता पाएंगे। तो ये था मेरा रिपल फैक्टर फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आईडीसी। तो इसका मतलब ये है कि पूरे डीसी कंपोनेंट जो है रेक्टिफायर के आउटपुट में उसका इतना फैक्टर इसमें आईएसी है, एसी कंपोनेंट है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फाइंड आउट करते हैं रिपल फैक्टर। तो क्या फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग दो कैटेगरी का रेक्टिफायर पढ़ा था, एक सेंटर टाइप पढ़ा था और दूसरा ब्री टाइप पढ़ा था। तो हम लोग क्या उसके लिए अलग अलग फाइंड करेंगे? नहीं सर, हम लोग क्या करेंगे, एक ही फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों का
आरएमएस वैल्यू और डीसी वैल्यू क्या है, सेम है, तो दोनों का रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, रिपल फैक्टर फाइंड करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ रिपल फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या, सेंटर टैप बोलिए, ब्रिज बोलिए, दोनों के लिए सेम कैलकुलेशन, बिकॉज द आरएमएस वैल्यू एंड डीसी वैल्यू ऑफ द सेंटर टैप एंड फुल वेव रेक्टिफायर इज ऑलवेज इक्वल। तो हमको क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या पता है हमको, इन फुल वेव रेक्टिफायर वी नो डैट कि आई डीसी का वैल्यू क्या होता है, आई डीसी का वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर का दुगना होता है, 2 टाइम्स होता है, तो 2 टाइम्स आई मैक्स अपॉन पाई, और आई आरएमएस का वैल्यू क्या होता है, आई एम अपॉन √2 होता है, आई एम अपॉन √2 होता है। तो यहाँ से हम रिपल फैक्टर पता करते हैं, तो रिपल फैक्टर इज इक्वल टू आई आरएमएस अपॉन आई डीसी का होल स्क्वायर माइनस 1 √। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, आई आरएमएस का वैल्यू क्या होगा, आई मैक्स, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करेंट अपॉन √2 और यहाँ पे 2 आई मैक्स अपॉन पाई माइनस का 1। तो ये कैंसिल होगा, कैसे कैंसिल होगा इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि कैसे कैंसिल हो गया है। तो आई मैक्स अपॉन √2 इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, तो ये होगा पाई अपॉन 2 आई मैक्स माइनस का 1। तो ये कैंसिल हो गया है, ऊपर क्या बचा पाई, नीचे क्या बचा 2√2, इसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, इसका स्क्वायर माइनस 1, पाई का स्क्वायर अपॉन इसका करेंगे तो 4, इसका 2, 8 माइनस 1। तो आप अगर कैलसी से इसको फाइंड आउट करें तो इसका आता है 0.48 रिपल फैक्टर। तो फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर रिपल फैक्टर इज इक्वल टू 0.48। यानी ये क्या बता रहा है, ये रिपल फैक्टर क्या है, आई ए सी अपॉन आई डी सी है। ये क्या है 0.48 आया है हमारे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो ये आई ए सी कंपोनेंट यहाँ से पता कर सकते हैं। आई ए सी कंपोनेंट कैसे पता कर सकते हैं, इसको इस साइड भेज दीजिए। तो आई डी सी का 0.48 टाइम्स एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो हमको अगर डीसी कंपोनेंट पता है कितना है तो एसी कंपोनेंट पता कर सकते हैं, एसी कंपोनेंट पता कर सकते हैं। तो ये था मेरा रिपल फैक्टर फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम लोग ने क्या पता कर लिया कि मेरे रेक्टिफायर में कितना एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है जो हमारे डिवाइस के लिए हार्मफुल है। तो अब हमको क्या करना है, इस एसी कंपोनेंट को रिमूव करना है। इस एसी कंपोनेंट को रिमूव
करना है। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर सर्किट यूज करेंगे। यानी इस रेक्टिफायर के आउटपुट में जो एसी कंपोनेंट ये प्रेजेंट है, जो हमारे लिए क्या है, अननेसेसरी है, इसको क्या करेंगे, फिल्टर सर्किट लगाएंगे, इसको छान देंगे, छान के निकालेंगे। प्योरली पूरे एसी कंपोनेंट को तो नहीं छान सकते, लेकिन उसको और ज़्यादा बहुत मिनिमाइज कर लेंगे। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रेक्टिफायर में एक फिल्टर सर्किट लगाते हैं। तो फिल्टर को तो हम लोग अभी बाद में देखेंगे। अभी हम क्या कंक्लूड करते हैं, इसके एफिशिएंसी को कंक्लूड करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, ये कितना, इसका एफिशिएंसी क्या है, इसकी दक्षता कितनी है। वो एफिशिएंसी क्या सर, एफिशिएंसी क्या होगा सर इसका, उसको तो हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। लेकिन एफिशिएंसी, रेक्टिफायर का एफिशिएंसी बोलेंगे किसको हम, तो इन जनरल किसी भी डिवाइस का एफिशिएंसी क्या होता है, कितना इनपुट पे वो कितना आउटपुट दे रहा है, कितना इनपुट पे वो कितना आउटपुट दे रहा है। तो जनरली एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना आउटपुट हमको दे रहा है, यही मेरा क्या है, एफिशिएंसी है। तो यही एफिशिएंसी मेरे रेक्टिफायर के केस में होगा। लेकिन यहाँ पे हमको इनपुट आउटपुट को पहचानना होगा कि यहाँ के रेक्टिफायर में मेरा इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया होगा आप लोग का। तो चलिए इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफायर, तो हम लोगों ने क्या किया था, अगर ये रेक्टिफायर सर्किट है, ब्लॉक डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टिफायर को, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, ये इनपुट का साइड है और ये आउटपुट का साइड है, ये इनपुट का साइड है और ये आउटपुट का साइड है। तो इनपुट में हम क्या कर रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं। आउटपुट पे हमको क्या मिल रहा है, पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है, पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है। तो मेरा आउटपुट पे क्या है, डीसी पावर प्रेजेंट है, डीसी पावर आएगा आउटपुट पे। हम इनपुट पे क्या दे रहे हैं, एसी पावर दे रहे हैं, एसी पावर दे रहे हैं। तो मेरा रेक्टिफायर का एफिशिएंसी क्या होगा, डीसी आउटपुट पावर, आउटपुट कौन सा पावर है, डीसी पावर है, क्योंकि यहाँ पे हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है, डीसी मिल रहा है। तो डीसी आउटपुट पावर टू द एसी आउटपुट इनपुट पावर, यानी जो आउटपुट डीसी है उस आउटपुट डीसी पावर है उसको हम डिवाइड करेंगे इनपुट एसी पावर से, तो मेरा क्या मिलेगा, एफिशिएंसी मिलेगा। तो आउटपुट डीसी पावर को हम कैसे पता कर सकते हैं, तो हमको आई डीसी पता है, आई डीसी का स्क्वायर, और लोड जो रजिस्टर लगा रहे हैं यही तो मेरा पावर देगा, यही तो मेरा आउटपुट पावर देगा। क्या होगा, आई स्क्वायर आर होता है पावर। तो आउटपुट पे हमको करंट क्या है, डीसी करंट है, और लोड क्या है, एक रजिस्टर है। तो आई स्क्वायर, आई डीसी स्क्वायर आर एल मेरा क्या होगा, आउटपुट पावर होगा, और इनपुट पावर क्या होगा, तो इनपुट पे हम क्या दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो आई आर एम एस इनपुट पावर क्या होगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस के रूप में क्या प्रेजेंट है। अगर हम रेक्टिफायर सर्किट को देखें तो यहाँ पे आउटपुट पे क्या होता है, लोड रजिस्टर होता है, यहाँ पे इनपुट देते हैं, तो इसके लिए भी बिहेव करेगा, एसी इनपुट के लिए भी क्या है, रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। तो एक रजिस्टर ये हो गया, और यहाँ पे जो हम डायोड यूज कर रहे थे उसका कुछ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा RF, जिसको हम RF से डिनोट कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो इनपुट पावर क्या होगा, एसी होगा, तो एसी के लिए क्या यूज करते हैं, आई आर एम एस यूज करते हैं, करंट का आरएमएस वैल्यू, तो आई आरएमएस का स्क्वायर, और लोड रजिस्टर है एक, और उसके साथ जो डायोड का फॉरवर्ड रजिस्टर है आरएफ, ये बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसको हम बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है।
इसको नेग्लिजिबल कर देंगे, तो हम इसको नेग्लिजिबल करेंगे, इसको हटा देंगे और हम रेक्टिफायर का क्या करेंगे, एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। तो मेरा एफिशिएंसी क्या निकला सर, एफिशिएंसी बता दीजिए सर क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगा, आउटपुट होगा, आउटपुट डीसी इनपुट एसी, यही होगा। तो ये है मेरा आउटपुट, ये है इनपुट, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर, एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर, the efficiency of rectifier is defined as the ratio of DC output power, DC output power to the AC input power, to the AC input power। यानी इफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, ये क्या होगा, आउटपुट डीसी पावर अपॉन इनपुट एसी पावर, दैट मीन्स आउटपुट डीसी पावर इज इक्वल अपॉन इनपुट एसी पावर। ये मेरा हुआ इफिशिएंसी। और इसको हम आउटपुट डीसी पावर को कैसे लिख सकते हैं, डीसी करेंट का स्क्वायर इंटू लोड रजिस्टर आरएल। इनपुट पावर को कैसे लिख सकते हैं, आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आरएल प्लस आरएफ, वेयर RF is equal to forward resistance of diode, forward resistance of diode and it is negligible, तो ये हम डिफाइन किए इफिशिएंसी। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने जनरल फार्मूला डिराइव किया इफिशिएंसी के लिए। अब क्या करेंगे, इफिशिएंसी को फाइंड आउट करेंगे फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। अभी हम लोग ने क्या किया था, रिपल फैक्टर को फाइंड आउट किया था। तो रिपल फैक्टर HWR के लिए क्या आया था सर, तो आप बोलेंगे 1.21 आया था, 1.21 आया था सर। और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 0.48 आया था। ये था रिपल फैक्टर, ये है रिपल फैक्टर फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ आपको डाटा को देखने से पता चल रहा होगा कि इसमें क्या है, ज़्यादा एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है।
हाफ वेव रेक्टिफायर में ज़्यादा एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या, कम एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है। इसलिए क्या होता है, मेरा फुल वेव रेक्टिफायर ज़्यादा यूज होता है और फुल वेव रेक्टिफायर में ब्रिज टाइप मोस्टली यूज होता है, ज़्यादा यूज होता है ब्रिज टाइप। तो हम लोग अब क्या कर रहे थे, इफिशिएंसी फाइंड आउट कर रहे थे। तो इफिशिएंसी का जनरल फॉर्मूला डिराइव किया कि आउटपुट डीसी पावर अपॉन आउटपुट एसी पावर। तो इस फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोग को आई डीसी पता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, आई आरएमएस पता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका इफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। इफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, आई डीसी का वैल्यू होता है आई मैक्स अपॉन पाई, आई आरएमएस का वैल्यू होता है आई मैक्स अपॉन 2। और अभी हम लोगों ने इफिशिएंसी को फाइंड आउट किया, क्या किया, आई डीसी का स्क्वायर इंटू आर एल और आई एसी का स्क्वायर, सॉरी आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर एल प्लस आर एफ। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, आई डी सी का स्क्वायर अपॉन आई आर एम एस का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, आर एल है, यहाँ पे क्या है, आर एल है। आर एफ को क्या कर दीजिए, निग्लिजिबल कर दीजिए, क्योंकि आर एफ इज नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होता है नेग्लिजिबल। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, यहीं पे लिख देते हैं, क्योंकि आर एफ इज नेग्लिजिबल। आर एफ क्या है मेरा, नेग्लिजिबल है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको इफिशिएंसी क्या मिलेगा, आई डी सी का स्क्वायर अपॉन आई आर एम एस का स्क्वायर। तो यहाँ पे आई डी सी का वैल्यू क्या है, आई मैक्स अपॉन पाई, और आई एस आर एम एस का वैल्यू क्या है, आई मैक्स अपॉन 2। तो यहाँ से इफिशिएंसी का इंक्लूड कीजिए, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर परसेंटेज में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ईटा से हम लोग डिनोट करते हैं इफिशिएंसी को। तो ये क्या हो जाएगा, आई मैक्स कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा, 2 अपॉन पाई नीचे आएगा, पाई का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, 2/पाई इंटू 100%। तो इसका रिजल्ट आप लोग पता कर सकते हैं क्या होगा। यहाँ पे क्या रखिएगा, 3.14 रखिएगा, तो आएगा 0.4056 इंटू 100%। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 40.56%। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग लेते हैं 40.6%। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। एफिशिएंसी मीन्स क्या सर, आउटपुट डीसी, यहाँ पे आउटपुट डीसी पावर अपॉन इनपुट एसी पावर इज इक्वल टू 40.6%। यानी हमको आउटपुट पे जो डीसी मिलेगा उसको पता कैसे कर पाएंगे,
जो इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं उसका एसी पावर कंक्लूड कीजिए और उसको इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए 40.6% से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ से आप पता कर पाएंगे कि आउटपुट मेरा क्या है, आउटपुट मेरा क्या है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, इस रिजल्ट को। आप लोग को रिपल फैक्टर का रिजल्ट बताया हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, उसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। यहाँ पे एफिशिएंसी को बताया 40.6 फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको याद रखना है। और ये क्या बताता है एफिशिएंसी, कि आउटपुट और इनपुट का रेशियो बताता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट को पता कर सकते हैं अगर इनपुट पता है। इनपुट तो हमको पता ही होगा क्योंकि इनपुट अप्लाई करें हमारे कंट्रोल में है, इनपुट जो अप्लाई करें हमको पता होगा। तो यहाँ से हम आउटपुट पता कर पाएंगे कि कितना आउटपुट पावर हमको मिल रहा है, कितना डीसी आउटपुट पावर हमको मिल रहा है। तो मजा आ रहा है क्लास में, इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। अब हम क्या करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एफिशिएंसी को कंक्लूड करते हैं। efficiency of full wave rectifier। तो कुछ नहीं करना है, आप अपने से भी पता कर सकते हैं, सब रिजल्ट आपको पता है, फॉर्मूला पता है, सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन करना है बस, और रिजल्ट को आप लोग को याद रखना है। इतना काम करना है कि रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट डायरेक्टली यूज होंगे आपके ऑब्जेक्टिव में, न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल में, जनरली न्यूमेरिकल यहाँ पे नहीं आएंगे आप लोग को, तो न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये आता ही आता है कि इसका एफिशिएंसी क्या होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है, तो उसको याद रखना मत भूलिएगा। तो हमको क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर में IDC का वैल्यू पता है, क्या होता है 2Im अपॉन पाई होता है। IRMS का वैल्यू पता है, Imax अपॉन √2 होता है। यहाँ से आप एफिशिएंसी कंक्लूड कर पाएंगे। कैसे, तो ये मेरा आया था फॉर्मूला IDC स्क्वायर इंटू RL अपॉन IRMS का स्क्वायर इंटू RL प्लस RF। ये नेग्लिजिबल है, इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या होगा, IDC, इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए RF इज नेग्लिजिबल। IDC का स्क्वायर अपॉन IRMS का स्क्वायर। हमको लगता है पिछले कैलकुलेशन में शायद हम लोग कुछ गलती किए हैं, यहाँ पे स्क्वायर को छोड़े हैं लग रहा है हमको। यहाँ पे स्क्वायर को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, बाकी रिजल्ट सब सही है। तो देखते हैं हम लोग आगे, इंटू 100%। तो वैल्यू के रखिए, क्या है मेरा एफिशिएंसी, IDC का वैल्यू 2Im अपॉन पाई अपॉन Im अपॉन √2। इस सब पे क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए 100%। तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, ऊपर क्या होगा 2√2 अपॉन नीचे क्या होगा पाई का स्क्वायर इंटू 100%। तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी जो आता है ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन
पाई का स्क्वायर इंटू 100%, ये मेरा इफिशियंसी ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे आप पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14, इसको कंक्लूड कीजिएगा तो इफिशियंसी आपको मिलेगा 81.2%, 81.2% आपको इफिशियंसी मिलेगा। लेट मीन्स क्या सर, इफिशियंसी मतलब हम क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ से हम क्या कर पाएंगे, अगर हमको आउटपुट फाइंड आउट करना है कि डीसी कितना हमको डीसी आउटपुट पावर मिल रहा है, तो उसको इस इफिशियंसी से पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, देखिए ये इफिशियंसी हमको मिला ना सर, ये मिला, कितना मिला, 81.2% मिला। तो ये क्या है, P आउटपुट डीसी अपॉन P इनपुट एसी, 81.2%। हमको आउटपुट डीसी पता करना है, तो आउटपुट डीसी कैसे पता कर पाएंगे, इनपुट को इस साइड ले जाइए, यहाँ पे खींच के, ये इनपुट एसी पावर, कितना इनपुट एसी पावर हम इसको रेक्टिफायर को दे रहे हैं, और इससे मल्टीप्लाई कीजिए 81.2%, 81.2%। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट पता कर सकते हैं, न्यूमेरिकल अप्रोच लगा सकते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, एफिशिएंसी को फाइंड किया, एफिशिएंसी को फाइंड किया हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। फुल वेव रेक्टिफायर बोले तो सेंटर टैप्ड और ब्रिज दोनों के लिए ही। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए मेरा क्या आया, 40.6%, इस रिजल्ट को याद रखना है। ये आया 81.2%, इस रिजल्ट को याद रखना है। और जनरली इसका दुगना मानते हैं इसको, कभी कभी बोल देता है कि फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या होता है, दुगना होता है, 2 टाइम्स होता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग हमारे साथ एंजॉय करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और अपने नोट्स को प्रॉपर बनाते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर।